गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को और स्वागत है आप सभी का इस प्यारी सी सुबह का। और आज तारीख है 10 जुलाई और मौसम बहुत अच्छा है। और इसी मौसम में मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का एक चैप्टर लेकर के आया हूँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जो चैप्टर किसी भी क्लास का मतलब ये नहीं कह सकते किसी पर्टिकुलर क्लास का है, क्योंकि ये क्लास आप देखोगे तो 9th के लिए बच्चों के लिए भी जरूरी, 10th के बच्चों के लिए भी जरूरी है, 11th के लिए तो जरूरी है ही है, क्योंकि ये चैप्टर 11th क्लास का ही है। ठीक है, और इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स, हमारे ब्रह्मांड में जो भी मैटर है वो किससे बनते हैं। तो आप कहोगे सर एटम से। जैसे हम और आप किस चीज से मिलकर के बने? सेल से मिलकर के बने हैं। बोला जाता है सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा बोला जाता है। तो उसी तरीके से जितने भी मैटर हैं, हम आप, आपके अगल बगल, मेरे अगल बगल जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, ये बोर्ड, ये मार्कर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है सब के सब एक मैटर में है। क्योंकि मैटर है, मैटर मतलब इनके पास मास है, इनके ये क्या करते हैं, स्पेस ऑक्युपाई करते हैं। ये सब एटम से मिलकर के बनी है, एलिमेंट से मिलकर के बनी है। तो उन सारे एलिमेंट्स के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, जिन एलिमेंट से ये मिलकर के बनी है। तो इसीलिए कहते हैं कि ये चैप्टर किसी भी क्लास का जो है मतलब वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि इसको केवल क्लास फर्स्ट ईयर का बच्चा ही पढ़े, हर किसी के लिए जानना ये जरूरी है। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर जो शुरुआत कर रहा हूं, केमिस्ट्री का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसका कुछ बेसिक सा मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। और मेरी हो सकता है आपको लिखावट न समझ में आए, बट लेकिन जो मेरी बातें होंगी वो मैं विधिवत आपको बताऊंगा। तो आपको केवल क्या करना है, आपको सामने बैठ करके आंख बंद करके चैप्टर को सुन लेना है। हाँ, जहां आपको लगेगा कि यहाँ मुझे देखना भी है तो आप अपने कान के साथ साथ अपनी आंखों का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, खैर, और रही बात आज के इस चैप्टर की, तो आज का ये पहला वीडियो है और थोड़ा सा लेंदी मैं करूंगा, ठीक है, ताकि ये 3 से 4 वीडियो में क्या कर जाए, ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाए, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्लास 10th आईसीएसई बच्चों के लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बच्चे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन को लेकर के थोड़ा सा परेशान रहते हैं, उनकी भी बातें मैं इस चैप्टर में अच्छे से करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये आपका चैप्टर है, इस ये चैप्टर का आपका नाम है। ठीक है, इंट्रो क्या है इस चैप्टर का? इंट्रोडक्शन क्या है? तो पीरियोडिक टेबल को जिस हिसाब से, पीरियोडिक टेबल जो आप अपनी बुक में देखते होंगे, जो पूरी पीरियोडिक टेबल जिस हिसाब से ग्रुप और रोज में, यानी कि ग्रुप और पीरियड में जिस तरीके से अरेंज की गई है, वो एक बेहतरीन कारनामा है साइंटिस्टों का, यानी वैज्ञानिकों का, किस तरीके से उन्होंने क्या किया, अरेंज किया है। ठीक है, और एट प्रेजेंट आज की डेट में लगभग 118 यानी 118 एलिमेंट्स आपके पूरे पीरियोडिक टेबल में है, जो मिलजुल करके क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाते हैं। सुना होगा आपने, बहुत से नाम है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये सब ऐसे ढेर सारे आपके क्या है, एलिमेंट्स है, जो पूरी पीरियोडिक टेबल को क्या करते हैं, सजा देते हैं। ठीक है, अब नीड टू क्लासिफिकेशन आता है कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि उनको बांट बांट के पढ़ना क्यों जरूरी होता है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, कि जब कभी आप किसी चीज को एक समूह में नहीं पढ़ पाते हैं, तब आप समूह का क्या कर देते हैं, बंटवारा। और बंटवारा करके क्या होता है, चीजों को अच्छे से समझ लिया जा सकता है, एनालाइज किया जा सकता है। तो उसी हिसाब से कह रहे हैं कि जब 18th सेंचुरी थी, यानी 1800 के आसपास, आपके 31 एलिमेंट थे, यानी आज के बहुत साल पहले कि 31 एलिमेंट्स मिले थे। लेकिन जैसे ही 65 साल बीता तो उसमें क्या हुआ, 31 एलिमेंट से 63 एलिमेंट हो गए। यानी देखा जा रहा था कि एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब एलिमेंट्स बढ़ रहे थे तो उनकी पढ़ाई कर पाना, स्टडी ऑफ एलिमेंट इज वेरी हार्ड, बहुत कठिन होता चला जा रहा था। तो जब चीजें इतनी अच्छी हो और इतनी इंपॉर्टेंट हो और उनके बारे में अगर कोई पढ़ ना पाए, तो फिर इसका मतलब फिर वहां पर क्या शुरू होने वाला है, क्लासिफिकेशन शुरू होने वाला है। तो क्लासिफाई शुरू किया गया। तो अब हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन क्या था, किसने सबसे पहले अपना हाथ बढ़ाया? तो सबसे पहले साइंटिस्ट थे डोबेरिनियर। ठीक है, उन्होंने क्या किया, अब डोबेरिनियर एक अच्छे साइंटिस्ट थे और इनको इसलिए अच्छा माना जाता है क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए क्या किया, एक कदम उठाया।
ठीक है, डोबेरिनियर। और उनका एक ट्राइड्स आता है, यानी कि ट्राइड्स का मतलब होता है तीन तीन का सेट उन्होंने बनाना शुरू किया। ऐसा उनका कॉन्सेप्ट था कि तीन तीन का सेट कॉन्सेप्ट बनाते हैं और उससे क्या होता है, हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे। तो उनके अरेंज करने का, यानी पूरी पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने का क्या सेटअप था। अच्छा एक चीज बताऊं, जो आज आप अपनी बुक में अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं, वो टेबल ऐसी नहीं थी। ये तो साइंटिस्टों ने क्या किया, इसको एडिट करके आज की डेट में इस लायक बनाया ताकि हम और आप क्या कर सके, उसको पढ़ सके। इन लोगों के समय में जो पीरियोडिक टेबल थी, वो अगर हम और आप अगर विकिपीडिया पे ढूंढने जाए तो हम और आप कभी समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने, उनका क्या तरीका था एलिमेंट्स को कैसे पहचानने का, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा कि मान लो आपके पास तीन एलिमेंट है, 3 एलिमेंट की ग्रुपिंग करी। मान लो एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी, एक एलिमेंट सी है। अच्छा, इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, यानी कि वो क्या कर रहे थे, एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट को क्या कर रहे थे, अरेंज कर रहे थे। एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एक एलिमेंट सी है। ठीक है, उन्होंने कहा अगर आपको इस बी वाले एलिमेंट का एटॉमिक वेट लेना है तो आप एक काम करो, ए वाले का और सी वाले का एटॉमिक वेट लीजिए और दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। यानी जैसे ये किया, एटॉमिक वेट अगर आपको बी का चाहिए तो आप ए का एटॉमिक वेट लीजिए, एटॉमिक वेट ऑफ ए एंड एटॉमिक वेट ऑफ सी, दोनों को ऐड करिए, 2 से डिवाइड करिए तो आपको एटॉमिक वेट बी मिल जाएगा। ऐसा उन्होंने कॉन्सेप्ट एक बना रखा था। तो यहां पर पहला इन्होंने चूंकि 3 ट्राइड बताए थे, ठीक है, उसके बाद वो फेल कर गए ट्राइड्स में। ठीक है, फेल क्या कर गए, उनका ड्रॉबैक लग गया, मतलब जो वो चीज बताना चाहते थे वो चीज नहीं हो पाई। ठीक है, अब उन्होंने पहला ट्राइड क्या लिया, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक, आज की डेट में जो हम लोग बोलते हैं ना एटॉमिक नंबर, तो हालांकि एटॉमिक नंबर पे तब बात नहीं हुई थी, तब एटॉमिक वेट के आधार पर चीजें क्या कर रही थी, अरेंज की जा रही थी। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था, 7। सोडियम का एटॉमिक वेट 23, पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना था, 39। तो अगर हमें इस बीच वाले सोडियम का एटॉमिक वेट, अब यहां तो लिखा है 23, उनको नहीं पता था। ठीक है, तो उन्होंने इस सोडियम का एटॉमिक वेट पता करने के लिए क्या किया, एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम लिया, एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम लिया और दोनों को क्या किया, ऐड किया, 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो देखिए एटॉमिक वेट किसका, सोडियम का 7, एटॉमिक वेट पोटेशियम का कितना, 39, दोनों को ऐड किया तो 46 और डिवाइड 2 किया तो 23 आ रहा था। और 23 किसका एटॉमिक वेट था, सोडियम का। यहां पर उनका जो कॉन्सेप्ट था वो सफल हो गया, एवरेज एटॉमिक वेट आ गया बीच वाले का, किनारे वाले दोनों की हेल्प से। यानी किनारे वाले जब दोनों लोगों को हमने ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो उनको बीच का एटॉमिक वेट मिल गया। तो उनका फर्स्ट ट्राइड क्या कर गया, सफल हो गया। फिर दूसरे ट्राइड में आते हैं। दूसरे ट्राइड में उन्होंने 3 एलिमेंट पकड़ा, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, और ये आज की डेट में आपको कहां मिलते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल के एस ब्लॉक के सेकंड ग्रुप में। ठीक, ये आपका है 4th पीरियड में, ये आपका 5th पीरियड में, ये आपका किस में है, 6th पीरियड में है। ठीक है, अब कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए एलिमेंट के एटॉमिक वेट को लिया और सी वाला जो कि लास्ट वाला था, ठीक है, ये उनका कॉन्सेप्ट था। सी वाला जो कि कौन था, बेरियम था, उसके एटॉमिक वेट को लिया, दोनों के एटॉमिक वेट को जोड़ा और डिवाइड कर दिया 2 से, तो कितना आ रहा था, 88.5 आ रहा था। और स्ट्रोंटियम का कितना था, 88 था। तो ठीक है, चल रहा था। मतलब इतनी चीजें मान ली जाती हैं कि हाँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, वैलिड है, आपके कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, दूसरे में सफल हो गए। तीसरे में क्या हुआ, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, आयोडीन आया। इनके ये भी ए बी सी 3 एलिमेंट है। क्लोरीन का एटॉमिक वेट 35.5, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127। तो अगर हमें एटॉमिक वेट क्लोरीन चाहिए, एटॉमिक वेट अगर हमें किसका लेना है, ब्रोमीन का लेना है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक वेट लेने के लिए हमें एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन प्लस एटॉमिक वेट ऑफ आयोडीन, हमने दोनों को क्या किया, सम किया इनके इस कॉन्सेप्ट पे। तो 35.5 और 127 दोनों को ऐड किया तो आ रहा था 162.5 और डिवाइडेड बाय 2 किया तो आ रहा था 81.25। इनका ब्रोमीन जो बीच में था उसका एटॉमिक वेट कितना था, 80 था। ठीक है, तो आ कितना रहा था, 81.25। ठीक है, तब भी दोनों सबने मान लिया कि हाँ, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो सही जा रहा। ठीक है, और सक्सेस ये क्यों हुए,
क्योंकि फर्स्ट टाइम एनीवन ग्रुपिंग एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक वेट, पहली बार कोई इंसान ऐसा था जिसने क्या किया, ग्रुपिंग कर दे एलिमेंट को उनके एटॉमिक वेट के बेस के आधार पर, यानी एटॉमिक वेट के आधार पर पहले किसी ऐसे साइंटिस्ट ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज करना शुरू किया था। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो ये सक्सेस हो गए। अब इसके बाद इनकी डिमेरिट क्या आ गई? डिमेरिट का मतलब इनका ये लॉ जो है वो फेल तो नहीं कह सकते हैं, ठीक है, मतलब उस वो लॉ क्या कर गया, ड्रॉबैक क्यों हो गया या सेटबैक क्यों हो गया, ठीक है, बैट क्यों गया, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला पॉइंट क्या किया, अच्छा जिस समय वो ये काम कर रहे थे उस समय इसके अलावा, मतलब इन सारे एलिमेंट्स के अलावा और भी एलिमेंट्स थे जो नोन हो चुके थे। तो क्या लिखा है, ऑल द नोन एलिमेंट्स कुड नॉट बी फिक्स्ड, वो सारे एलिमेंट्स को ट्रायड में इस तरीके से सेट नहीं कर पाए थे। ठीक, अच्छा उसके बाद और इनकी क्या डिमेरिट लिख सकते हैं, लिखते जाइएगा साथ में। नेक्स्ट है इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप द लॉ वॉज नॉट वैलिड, द लॉ वॉज नॉट वैलिड। अच्छा सेम ग्रुप में ही ये लॉ वैलिड नहीं किया जो इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालने वाला लॉ था। ठीक है, जैसे सेम ग्रुप का मतलब जैसे क्या था, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 आज की डेट में क्या लिखा है, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, ठीक है, फिर एस्टेटीन है, ठीक है, ऐसे क्या थे कुछ एलिमेंट थे 17 ग्रुप में। तो इन्होंने कुछ देर पहले क्या किया था, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पर क्या किया था, अपना ट्रायड का लॉ लगाया था। लेकिन इसी ग्रुप में जब फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन को पकड़ा गया, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ठीक है, अब फ्लोरीन को और क्लोरीन को और ब्रोमीन को जब पकड़ा गया तो क्या हुआ, फ्लोरीन के एटॉमिक वेट को लिया गया 19, क्लोरीन का एटॉमिक वेट कितना 35.5, ब्रोमीन का एटॉमिक वेट कितना 80 था। भाई आप अगर इन तीन के लिए आप लॉ लगा रहे हो तो इसका मतलब ये वाले तीन भी तो वैलिड करने चाहिए, क्योंकि वो उनका ट्रिक यानी ट्रायड का नियम ही यही था। तो जब यहां निकाला गया क्लोरीन का एटॉमिक वेट निकालने के लिए इस लॉ को चेक किया गया, तो एटॉमिक वेट ऑफ क्लोरीन अगर चाहिए तो आप इन दोनों को लो, यानी 19 को लो प्लस 80 को लो और डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 98 हो जाएगा, और डिवाइड आप 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 8 और एक आ गया 2 9 जा 18 और 2 5 जा 10, मतलब एटॉमिक वेट ऑफ V, मतलब एवरेज एटॉमिक मास वेट जो आ रहा था 49.5 आ रहा था, और यहां पर कितना है, क्लोरीन का 35.5 है, लेकिन इन दोनों के हिसाब से इसका इतना होना चाहिए जो कि नॉट वैलिड था। ठीक है, तो यहां पर क्या कर गया, ये लॉ जो था ये डोबेरिनर साहब का क्या कर गया, फेल हो गया, यानी डिमेरिट हो गई। ठीक है, तो बट लेकिन कुछ अच्छी भी चीजें थी कि पहली बार किसी ने क्या किया था, इन सब के बारे में इतना डिटेल में जाकर के पहली बार बताया था। ठीक, फिर उसके बाद एक अगले साइंटिस्ट आते हैं जिनको बोला गया न्यूलैंड। न्यूलैंड, अब न्यूलैंड साहब के बारे में क्या खासियत है कि ये दो चीजों के शौकीन थे, एक तो केमिस्ट्री के शौकीन थे, ठीक है, केमिस्ट्री प्लस एक शौकीन थे ये म्यूजिक के, केमिस्ट्री के भी शौकीन थे, म्यूजिक के शौकीन थे। अब अगर एक व्यक्ति दो चीजों की शौक रखता है तो वो क्या करता है, दोनों चीजों को मिक्स करके बताने की उसकी हमेशा इच्छा होती है। ठीक है, यानी उसकी हर बात में या तो केमिस्ट्री झलकेगी या तो म्यूजिक क्या करेगी, म्यूजिक के कुछ शब्द आएंगे। तो इन्होंने कुछ ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया, इनका जो लॉ है वो बोला जाता है न्यूलैंड साहब के ऑक्टेव का लॉ। ठीक है, ऑक्टेव लॉ भी बोला जाता है। ठीक है, अब इन्होंने इसमें किया क्या, जैसे आपको पता है जो म्यूजिक के बारे में जानते हैं उनको पता होगा कि संगीत के यानी कि म्यूजिक के कितने स्वर होते हैं, 7 स्वर होते हैं। ठीक है, चलो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 सुर होते हैं। 7 सुर कौन कौन से होते हैं, सा रे गा मा पा धा और नी, ये 7 सुर होते हैं। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, इन 7 सुरों के आधार पर हम एलिमेंट को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के आधार पर सेट करते हैं। इनका भी ऑर्डर वही था, वो भी क्या कर रहे थे, इसी एटॉमिक वेट को लेकर के वो क्या कर रहे थे, चल रहे थे। मतलब उन्होंने भी एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में एलिमेंट्स को लगाना सही समझा। ठीक है, फिर अब जैसे सेट किया तो क्या हुआ, जैसे सबसे पहले लिथियम। ठीक, अब आज की डेट में आप देखते हो ना लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 3 है।
लेकिन उस समय 3 के बारे में बात नहीं हो रही थी, उस समय इनके एटॉमिक वेट किसके बारे में बात हो रही, 7 के बारे में। 3 के बाद फिर कौन आएगा, बेरिलियम आएगा। ठीक, बेरिलियम के बाद फिर कौन आएगा, बेरिलियम के बाद आपका है बोरॉन है, बेरिलियम के बाद बोरॉन, फिर कार्बन, फिर आपका कौन है, नाइट्रोजन, फिर आपका कौन है, ऑक्सीजन, फिर है फ्लोरीन, ऑक्सीजन है, फिर है फ्लोरीन है, फिर उसके बाद यहां आ जाएगा सोडियम, फिर आ जाएगा मैग्नीशियम, फिर आ जाएगा एल्युमिनियम, फिर आ जाएगा सिलिकॉन, फिर आ जाएगा फास्फोरस, फिर आ जाएगा सल्फर, फिर आएगा क्लोरीन, फिर आएगा आपका पोटेशियम, फिर आएगा आपका कैल्शियम। ठीक, अच्छा सुनो, अब देखो इनका क्या नियम था, इन्होंने किस आधार पर अपनी बातें रखी, ध्यान से समझिएगा। उन्होंने कहा कि यहां पर 1 से लेकर 7 तक है, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो 8वां एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट को क्या करेगा, रिपीट करेगा, यानी 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट का रिपीटेशन होगा, यानी 8वें वाला एलिमेंट जो भी होगा, ठीक है। अब चाहे आपने यहां से रखा काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपका 8वां ये, तो 8वें पे कौन है, सोडियम, तो सोडियम अपनी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच करेगा, लिथियम के साथ। ठीक है, उन्होंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप स्टार्ट करो, जैसे बेरियम से स्टार्ट करते हैं, बेरिलियम से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी मैग्नीशियम अपनी किसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, बेरियम के साथ, बेरिलियम के साथ। अगर आप नाइट्रोजन से स्टार्ट करो, नाइट्रोजन को 1 मानो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, तो नाइट्रोजन के नीचे कौन आ रहा, 8वां फास्फोरस, यानी फास्फोरस इज द 8th एलिमेंट, और वो 8th एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट नाइट्रोजन के साथ क्या कर रहा है, अपनी प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। ठीक, आप यहां से ऑक्सीजन से स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सल्फर जो था वो इसके नीचे आ रहा था, सब बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि हर 8th एलिमेंट जो था फर्स्ट एलिमेंट की नीचे ही आ रहा था। तो उन्होंने इसकी लैंग्वेज क्या लिखी, उन्होंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, स्टार्टिंग फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, स्टार्टिंग फ्रॉम आप कहीं से भी स्टार्ट करो, तो होगा क्या, एवरी 8th एलिमेंट, एवरी 8th element has the same, मतलब सेम क्या क्या मतलब है, जैसे यहां पर है तो ये वाली प्रॉपर्टी किसके साथ रख रहा है, लिथियम के साथ, मैग्नीशियम प्रॉपर्टी किसके साथ रख रहा है, बेरिलियम के साथ, फास्फोरस प्रॉपर्टी किसके साथ रख रहा है, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर प्रॉपर्टी किसके साथ रख रहा है, ऑक्सीजन के साथ। मतलब कहीं से भी आप अगर इसको मैच करो तो एवरी 8th एलिमेंट हैज द सेम प्रॉपर्टी लाइक द फर्स्ट एलिमेंट, सेम प्रॉपर्टी किसके साथ, विद द फर्स्ट एलिमेंट के साथ। और कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। ये क्या करेगा, दोनों क्या करेंगे, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या करेंगे, मैच करेंगे। अच्छा एक चीज और, ये फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी ग्रेजुअली इंक्रीज भी होगी, ग्रेजुअली डिक्रीज भी होगी। ग्रेजुअल इंक्रीज ग्रेजुअल डिक्रीज का मतलब क्या है, आप सोचो आज की डेट में जो आपके पास पीरियोडिक टेबल है, उस पीरियोडिक टेबल में जब आप एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में जाओ, फर्स्ट ग्रुप में कौन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो ये है केमिस्ट्री में क्या है कि इन एलिमेंट्स की क्या आदत है कि जब आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो आपको है पता है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, एटॉमिक साइज मतलब नीचे वाले का तो फिर एटॉमिक साइज और भी बड़ा हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ समय तक क्या करता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है, यानी सेल बढ़ती है तो साइज बढ़ेगा, लेकिन फिर कुछ समय बाद क्या करता है, एटॉमिक साइज छोटा हो जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में जो सबसे नीचे वाले पीरियड है, 6th और 7th पीरियड है, उसमें क्या है, उस 6th और 7th पीरियड में आपको कुछ अलग टाइप के एलिमेंट मिलते हैं। जैसे 6th पीरियड में कौन है, आपके रेयर अर्थ एलिमेंट है, और जो आपके 7th पीरियड में वो कौन है, आपके हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इनकी प्रॉपर्टी अगर ऊपर वाली प्रॉपर्टी से मैच करो, जो कौन है, सोडियम है, पोटेशियम, उनकी प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग आ जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी सेम तो रखेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी ये जो प्रॉपर्टी है या तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी या तो ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको।
ठीक है, इतनी सारी बातें क्लियर हुई। ठीक, अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं इनकी सक्सेस की तरफ। सक्सेस किसमें हो गए? तो अगर आपसे पूछा जाए सक्सेस ये किनके ऊपर हुए, तो पता है आप क्या बताओगे? सक्सेस ये हुए थे ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। मतलब लाइटर एलिमेंट का मतलब एटॉमिक नंबर 20 तक उन्होंने सारी बातें क्या कर दी थी, बता दी थी। ठीक, तो आप सक्सेस लिख लोगे कि सक्सेस वो हुए थे कि ओनली लाइटर एलिमेंट्स पर जो न्यूलैंड साहब थे उनकी बात क्या कर गई, सत्य साबित हो गई। ठीक है, तो चलो मैं लिख देता हूं, लिख लेना आप सक्सेस ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। लाइटर मतलब जो एलिमेंट क्या थे, हल्के थे, लाइटर एलिमेंट्स। ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो न्यूलैंड साहब थे वो फेल क्यों कर गए, फेल क्यों हो गए, तो आप क्या बताओगे? आपके दिमाग में क्या आ रहा है? अगर लाइटर एलिमेंट पर वो सफल हो गए थे तो इसका मतलब उस समय क्या था, हैवियर कुछ एलिमेंट्स भी तो थे, नॉन एलिमेंट और भी ज्यादा थे। तो आप डिमेरिट में क्या लिखेंगे? डिमेरिट में आप इनका लिखेंगे न्यूलैंड जो, या डिमेरिट लिखोगे या लिमिटेशन लिख दोगे। ठीक है, कभी कदार पेपर में आपके लिमिटेशन भी करके आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत हो। ठीक है, लिमिटेशन में लिखना कि न्यूलैंड का जो ऑक्टेव लॉ था, सुनते जाना लिखते जाना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव डिड नॉट फाइंड ऑफ फॉर हैवी एलिमेंट्स, डिड नॉट फाइंड हैवी एलिमेंट्स के लिए वो क्या कर गया था, ये लॉ फेल हो गया था। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और थी उस समय, एक उनके इस लिमिटेशन में एक और दिक्कत थी। उस समय जो नोबेल गैस की डिस्कवरी थी वो नहीं हुई थी, नोबेल गैस अनडिस्कवर्ड। अब आप कहोगे कि सर ये नोबेल गैस का क्या लफड़ा है? सुन लो मेरी बात। जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने 7 लिखा, तो यहां पर पहला सुर क्या है, सा है, फिर रे है, फिर गा है, फिर मा है, फिर पा है, फिर धा है, फिर तुम्हारा सातवां कौन है, ना, नी है। ये 7 सुर के आधार पर उन्होंने बनाया था न्यूलैंड साहब ने। तो उन्होंने कहा था, जैसे फिर से अगर रख ले हम, यहाँ लिथियम था, फिर यहाँ बेरिलियम था, फिर यहाँ बोरॉन था, फिर यहाँ कार्बन था, फिर यहाँ कौन था, नाइट्रोजन था, फिर यहाँ कौन सा था, नाइट्रोजन के बाद फिर यहाँ ऑक्सीजन था, फिर आपका यहाँ फ्लोरीन था, फिर यहाँ पर सोडियम था, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर यहाँ पर था पोटेशियम, फिर यहाँ कैल्शियम। इतने थे। आपको भी पता है कि इस क्लोरीन जिसको हाइड्रोजन ग्रुप आज की डेट में आप बोलते हो, इनके बाद ही तो कौन बैठी हैं, आपकी नोबेल गैस बैठी हैं। आप देखते हो ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब भी तो बैठी हैं। अब अगर सोचो उस समय नोबेल गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो 8वां एलिमेंट तो ये आ रहा था, 8वां एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के ही प्रॉपर्टी दिखा रहा था। लेकिन अगर नोबेल गैस को रख करके सोचो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब यह 8वां एलिमेंट यहां पर आता। 8वां एलिमेंट कौन होता, मान लो 9 के बाद फिर कौन आता है, यहां नियॉन। अब नियॉन इसके जैसी प्रॉपर्टी थोड़ा रखा था, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्या था, एवरी 8th एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, कि 8वां एलिमेंट पहले वाले की तरह प्रॉपर्टी दिखाएगा। तो 8वां जब ये था तब तो दिखा रहा था, क्योंकि तब नोबेल गैस नहीं थी। लेकिन जब नोबेल गैस आ गई तो 8वां कौन बन गया, नियॉन, और नियॉन इसकी जैसी प्रॉपर्टी दिखाएगा नहीं। तो ये नोबेल गैस की जो डिस्कवरी नहीं थी ना उस समय, तो विलियम रैमसे से आए, ठीक है, तब इन लोगों ने क्या किया, नोबेल गैस की डिस्कवरी करी। और जब नोबेल गैस की डिस्कवरी करी तो ये लॉ क्या कर गया, इनवैलिड हो गया। ठीक है, तो नोबेल गैस जो अनडिस्कवर्ड हुई थी ये भी इनके में क्या लग गई, लिमिटेशन लग गई। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या बता सकते हो आप? अच्छा, जहां पर आपने न्यूलैंड साहब का सक्सेस लिखा था उसमें एक और बात डाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात है, पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या होती है? जैसे आपको पता है लिथियम फर्स्ट था तो उसके नीचे 8th कौन आ रहा था, सोडियम। तो सोडियम अपनी प्रॉपर्टी किसके साथ मैच कर रहा था, लिथियम के साथ।
फिर बेरिलियम के नीचे कौन था? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम अपनी प्रॉपर्टी किसके साथ रिपीट कर रहा था? बेरिलियम के साथ, क्योंकि मैग्नीशियम इज द एर्थ एलिमेंट एंड बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था? एवरी एर्थ एलिमेंट इज द रिपीटेशन ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। वो ये था, न्यूलैंड साहब का लॉ था। ठीक है, उसी में एक और बात बढ़ाइएगा, होता क्या है, पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। पीरियोडिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट which property was repeated at the same interval of time। ठीक, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी या तो बढ़ेंगी, ग्रेजुअली इंक्रीज होंगी, या ग्रेजुअली डिक्रीज होंगी। यानी कि जैसे कहने का मतलब, मैं एक ही नाम लिखता हूं, लिथियम के नीचे कौन था? सोडियम। ये आया था, ये फर्स्ट था, तो ये एर्थ था। तो आठवां वाला एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या कर रहा है? किसके साथ मैच कर रहा है? लिथियम के साथ। अब या तो इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी या तो इससे बढ़ेगी या तो इससे घटेगी। यही आपकी क्या है? ये पीरियोडिसिटी का एक पूरी की पूरी क्या डेफिनेशन है। तो पीरियोडिसिटी क्या है? एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी है जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के साथ क्या करेगी? या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। कैसे बढ़ेगी? क्योंकि जब हम फर्स्ट ग्रुप में हम हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम से हम नीचे 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 बढ़ते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या करता है? एक समय तक बढ़ता है, फिर एटॉमिक साइज क्या करता है? एक समय के बाद घटना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड में जो आपको एलिमेंट मिले हो कौन से? रेयर अर्थ एलिमेंट है, और जो आपको सेवंथ पीरियड में मिला हो कौन सा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी अपने से ऊपर वालों के साथ क्या करती है? डिफर कर जाती है। तो इस वजह से इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो या तो बढ़ेगी या तो घटेगी। ठीक है, यही आपका पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन। तो अब आपको ये दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब चलते इसके बाद हम अगले साइंटिस्ट के ऊपर, जिनका साइंटिस्ट का नाम है दिमित्री मेंडलीव साहब। ठीक, चलिए, आपके अगले साइंटिस्ट हैं दिमित्री मेंडलीव। ठीक है, ये एक तरीके से कहा जाए कि पीरियोडिक टेबल के जनक कहे जाएंगे, पितामह। क्यों? क्योंकि इन्हीं की पीरियोडिक टेबल को एडिट करके क्या किया गया, हमारे और आपके सामने क्या किया गया है? रखा गया है। और तो उस पीरियोडिक टेबल का सबसे पहले जो बेस दिया था वो मेंडलीव साहब ने दिया था। ठीक है, उनके मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था, पीरियोडिक लॉ था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट थे। नोट करेंगे आप कि जो मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था, उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा मैं लिख रहा हूं, उन्होंने जो अरेंजमेंट करी थी, यानी जो अरेंज किया था, किसको? एलिमेंट को अरेंज किया था। ठीक है, एलिमेंट्स को जो अरेंज किया था उन्होंने किस आधार पर किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, हालांकि ये भी कुछ अलग नहीं चल रहे थे, ये भी उन्हीं के आधार पे ही चले थे जैसे कि पिछले के लोग चले थे। तो इनका फर्स्ट पॉइंट आप लिखोगे लॉ कि दिमित्री मेंडलीव ने अरेंज ऑफ एलिमेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पर क्या किया था? सेट किया था। ठीक, उन्होंने क्या बताया? ही स्टेटेड, यानी कि ही स्टेटेड दैट, मतलब उन्होंने अपने सेंटेंस में क्या रखा कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। लिखिएगा पूरा, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic masses। समझाते हैं अभी आपको इसका क्या मतलब है। एटॉमिक मासेस कहने का मतलब क्या था? एटॉमिक मासेस के एटॉमिक वेट के। जैसे जैसे क्या है, जैसे मान लो सपोज दैट आपकी जैसे से एज बढ़ती है, तो एज के बढ़ते बढ़ते आपके बारे में क्या किया जाता है? नई नई प्रॉपर्टी आती है। जब आप छोटे थे, 5 साल की एज में थे, तब आपकी जो प्रॉपर्टी थी वो अलग थी। 5 से आप 10 पे आओगे तो आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। 10 से आप 15 पे आओगे, 20 पे आओगे, तो आपकी प्रॉपर्टी क्या कर रही? बढ़ रही है, या बढ़ रही है, या हो सकता है किसी किसी की घट भी जाती है। तो उसको क्या बोला जाएगा कि एक फंक्शन क्या हो रहा है? डेवलप हो रहा। अब इनकी लैंग्वेज पे चलते हैं। ही स्टेटेड दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है? पीरियोडिक फंक्शन होती है। पीरियोडिक फंक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके एटॉमिक मास या उसके एटॉमिक वेट के आधार पर। सुनो अब जैसे क्या है, मान लो जैसे लिथियम का एटॉमिक मास कितना? 7। सोडियम का एटॉमिक मास कितना? 23। अब एटॉमिक मास इसका तो इससे तो ज्यादा ही है ना,
एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक, अब एटॉमिक मास ज्यादा है बट लेकिन कहीं ना कहीं ये इससे अटैच है, इसकी कुछ ना कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी लिथियम के साथ क्या करती, मैच करती है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे एटॉमिक मासेस क्या कर रहे, बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट वाले एलिमेंट का जो पीरियोडिक फंक्शन है क्या करेगा, बढ़ेगा। इसी को ही उन्होंने क्या बना लिया, अपना एक लॉ बना लिया। ठीक है, अब मेंडलीव साहब ने क्या क्या किया था, ध्यान से सुनिएगा। मेंडलीव साहब का क्या क्या करना था। अब मेंडलीव साहब का जो ये सारा पूरा फंक्शन था, और मेंडलीव साहब के अगर आप पीरियोडिक टेबल आप विकिपीडिया पे डालेंगे, चूंकि रशियन साइंटिस्ट थे, रूस के थे, तो अगर आप वो डाल दें कि पीरियोडिक टेबल ऑफ दिमित्री मेंडलीव, तो जो उनकी पीरियोडिक टेबल आपको देखने को मिलेगा ना, उसको हम और आप समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की है। तो जो एडिट लैंग्वेज है वो बाकी के साइंटिस्टों ने क्या किया है, तो हम उसको लिखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी उन्हीं की ही देन है, या उन्हीं के ही लॉ को देकर के क्या किया गया, बनाया गया है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या लॉ कह सकते हो आप। ठीक है, तो वो पीरियोडिक टेबल क्या है, वो है एडिटेड है। ठीक है, अब इसमें ये जो पीरियोडिक टेबल अगर आपकी बुक में है, अगर आपके सामने, तो आप उसको रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या बातें हैं। सबसे पहली बात, आपको वहां पर 8 ग्रुप दिए हैं, 8 ग्रुप्स दिए हैं, और उन ग्रुप्स को क्या बोला गया, वर्टिकल कॉलम। वर्टिकल कॉलम, उन वर्टिकल कॉलम को किस तरीके से बांटा गया है, उनको बोला गया है ए और बी, ऐसा बोला गया है। वर्टिकल कॉलम क्या था, जैसे 8 ग्रुप है तो 8 ग्रुप को ए बोल दिया गया है, बी बोल दिया गया है। ठीक है, बट लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी सब ग्रुप किए गए हैं। जैसे अब पहले ग्रुप है मान लो, तो फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला गया, फर्स्ट ए, और फिर इसको क्या बोला जाएगा, सेकंड ए बोला जाएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, फर्स्ट बी, और फिर इसको क्या बोला जाएगा, सेकंड बी बोला जाएगा। ठीक है, तो ग्रुप को भी उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया गया, और जो ग्रुप को डिवाइड हुआ है, यानी ग्रुप जो डिवाइड हुआ उसको क्या बोला गया, फिर सब ग्रुप बोला गया है। हालांकि ये आपको ग्रुप और सब ग्रुप अब नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पीरियोडिक टेबल में अब तो आपको 1 से लेकर 18 तक के टोटल नंबर दिए, 1 2 3 4 करके टोटल 18 तक है, बट लेकिन जानना जरूरी है। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, दूसरा जो 7 पीरियड के, 7 पीरियड क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस। 7 पीरियड्स हैं, ठीक है, जो कि क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइंस रखी उन्होंने। ठीक है, और उसके बाद लेफ्ट से जब हम राइट की तरफ चलते हैं, लेफ्ट टू राइट, अभी मैं आपके सामने बनाऊंगा भी, लेफ्ट से राइट चलते हैं तो आपको प्रॉपर्टी जो मिलती है, यानी लेफ्ट आपके मेटल है, और जब आप जैसे जैसे आपने पीरियोडिक टेबल में आप राइट की तरफ जाते हो तो आपको कौन देखने को मिलता है, नॉन मेटल देखने को मिलते हैं, और बीच में मेटलॉइड्स भी आते हैं। ठीक है, तो हमारी कहानी होती है ग्रुप और सब ग्रुप में बटी है, ग्रुप और सब ग्रुप में बटी हुई है। अभी जो पीरियोडिक टेबल आपको बनाएंगे, जो कि आज की तरीके से बिल्कुल तो नहीं है, ये उस समय का है जिस समय हमारे एलिमेंट्स नोन थे, और उनको किस किस तरीके से मेंडलीव साहब ने क्या किया था, अपने पीरियोडिक टेबल में क्या किया था, अरेंज किया था। ठीक, तो इतना समझ में आया कि 8 ग्रुप है जिनको वर्टिकल कॉलम बोला गया। ठीक है, उनको ग्रुप और सब ग्रुप में बांट दिया गया। फिर 7 पीरियड्स है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन मतलब खड़ी लाइनें होंगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइनें होंगी। ठीक है, जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो आपको मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, और फिर उसी पूरे पीरियोडिक टेबल को ग्रुप और सब ग्रुप में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया है। चलिए, ये देखिए आपके सामने मेंडलीव साहब की जो पीरियोडिक टेबल को थोड़ा सा जो एडिट करके रखा गया था वो ये है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें टोटल जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप टोटल कितने हैं, 8 ग्रुप हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 ग्रुप है जो वर्टिकल कॉलम है। इन ग्रुप को भी क्या किया गया था, सब ग्रुप में बांट दिए गए थे, जैसे फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, ऐसे। बट लेकिन 8वें ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप में डिवाइड नहीं किया था। ठीक है, उसके बाद अब इसके बाद जैसे आपके फर्स्ट ग्रुप में लिखे हैं, फर्स्ट ए में कौन है, हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फ्रांसियम। फिर फर्स्ट बी में एलिमेंट्स लिख दिए गए हैं,
फिर सेकंड ए, यानी सेकंड ए का मतलब इस साइड वाला घर एक ही है, यानी ग्रुप एक ही है, घर एक ही है, लेकिन उस घर को दो हिस्सों में बांट दिया गया। यहाँ पर बेरिलियम मैग्नीशियम वाले हैं, फिर सेकंड बी में आपके ये लिखे हैं, थर्ड ए में ये वाले हैं, और थर्ड में अब आप देखेंगे कुछ जगह क्या है, एम्प्टी है यानी खाली है, इनके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, फिर फोर्थ में है, फिफ्थ में है, सिक्स में, ऐसे उन्होंने क्या किया था, इस पूरी पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया। ठीक है, अच्छी बात क्या थी पता है, ऑल 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज किया था। ठीक है, ये उनकी सक्सेस थी। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, ठीक है, और एक अच्छी चीज मैं बताऊं, हाँ ये तो बात हो गई कि ही वॉज पॉपुलर। मेंडलीव साहब पॉपुलर क्यों हुए थे, आप कहीं पर इस चीज को लिख लेना कि ही वॉज पॉपुलर बिकॉज एट दिस टाइम 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड एंड ही अरेंज 63 एलिमेंट। यानी कि उस समय में क्या हुआ था, एट दिस टाइम, आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एट दिस टाइम 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। ठीक है, और उन्होंने 63 के 63 एलिमेंट को क्या किया था, अरेंज कर दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी उस समय, ठीक है, जो कि बाकी के साइंटिस्ट नहीं कर पाए थे। ठीक है, अच्छा फिर इसके आगे बढ़ते हैं, क्या क्या हुआ था, 63 एलिमेंट उन्होंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। फिर उन्होंने कहा जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी होती है वो उसके एटॉमिक वेट के आधार पर होती है। मतलब दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं, इनका मेन पॉइंट, कि जो पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड किसके ऊपर करती है, एटॉमिक वेट के आधार पर करती है। तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि एटॉमिक वेट इस प्रोपोर्शनल टू पीरियोडिक प्रॉपर्टी, या पीरियोडिक जो प्रॉपर्टी होती है वो उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट क्या करता है, डिसाइड करता है। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक, अच्छा एक और अच्छी चीज क्या था, उनका हिट पॉइंट क्या था, ठीक है, कि उन्होंने गैपिंग छोड़ दी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि गैपिंग फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा, थोड़ा सा अगर नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिख रहा हूं मैं, तो आप सुन लीजिएगा। ठीक है, गैपिंग फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जैसे कहां कहां गैपिंग छोड़ी, जैसे ये गैपिंग छोड़ दी, ठीक है, एल्युमिनियम के नीचे, फिर सिलिकॉन के नीचे क्या छोड़ दी, गैपिंग छोड़ दी। तो ये गैपिंग ही उनको हिट कर ले गई, क्यों, क्योंकि गैपिंग फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट क्या था, मतलब उनको पता था कि इस एल्युमिनियम के बाद जो आएगा, कोई ना कोई आएगा जरूर, फ्यूचर में आएगा, मेरे बाद आएगा, तो जो साइंटिस्ट है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लाके क्या कर देंगे, प्लेस्ड कर देंगे। सिलिकॉन के बाद जो भी आएगा उसको लाके यहाँ क्या कर दिया जाएगा, प्लेस्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको ये चीज पता थी, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, समय रहते जगह छोड़ दिया ताकि फ्यूचर में उस चीज को क्या किया जा सके, भरा जा सके। ठीक है, फिर उन्होंने क्या किया, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड, चौथा पॉइंट लिखिएगा, प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टी फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जो उस समय था नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में वो बता के चले गए थे। ठीक है, कि जो भी आएगा वो कौन आएगा। ठीक है, अब जैसे था क्या, सुनो छोटी सी कहानी है, क्योंकि ये अपने एक इनके फ्रेंड थे, संस्कृत के बहुत अच्छे मतलब ज्ञाता थे, उनके ही आधार पर उन्होंने क्या किया, कुछ बातें उन्होंने इसमें रखी हैं। जैसे एल्युमिनियम के बाद जो आएगा उसके लिए उन्होंने क्या लिखा है, एक्का एल्युमिनियम, EKA, यानी एक्का एल्युमिनियम। एक्का एल्युमिनियम का मतलब एल्युमिनियम के आगे जो कुछ भी आएगा वो एल्युमिनियम की जैसी प्रॉपर्टी रखेगा, तो इसलिए उस अननोन यानी अनडिस्कवर्ड और अननोन नेम वाले का नाम उन्होंने रख दिया एक्का एल्युमिनियम। और एक्का एल्युमिनियम की जगह आज के डेट में हम किसको पढ़ते हैं, गैलियम को पढ़ते हैं। और जो उन्होंने उस गैलियम की प्रॉपर्टी उस समय बताई, वो सारी प्रॉपर्टी आज की डेट में गैलियम के पास है। ठीक, अब जैसे सिलिकॉन के बाद आपको नहीं पता, सिलिकॉन के बाद उससे गैपिंग थी, उस समय में नहीं था, तो सिलिकॉन के बाद उन्होंने क्या रखा था, एक्का सिलिकॉन। सिलिकॉन के नीचे जो नहीं था उनके समय में, उसके लिए उन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या, एक्का सिलिकॉन है। और आज की डेट में सिलिकॉन के नीचे कौन रखा है, जर्मेनियम। और जर्मेनियम की वो सारी प्रॉपर्टी जो थी वो मेंडलीव साहब क्या कर गए थे, बता गए थे कि जो भी आएगा जिसका नाम मैं एक्का सिलिकॉन दे रहा हूं वो आज की डेट में जर्मेनियम है, और उसकी प्रॉपर्टी उस समय बताएगी मेंडलीव की प्रॉपर्टी से क्या कर रही थी, मैच कर रही थी। ठीक,
तो इनके सारे हिट पॉइंट थे, क्या क्या हिट पॉइंट थे एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। एट दिस टाइम जो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए थे, उन्होंने उस 63 एलिमेंट को क्या किया, अपनी पीरियोडिक टेबल में रख दिया। और हालांकि एडिटेड है, ये एडिटेड है, मतलब जो उनकी पीरियोडिक टेबल थी उसको तो आप समझ भी नहीं पाओगे, तो 63 एलिमेंट को रखा। फिर दूसरी चीज उन्होंने क्या बताया, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल एटॉमिक वेट के आधार पर, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ेगा तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी, बढ़ती चली जाएगी। फिर गैपिंग फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, जो उस समय एलिमेंट उनके समय में नहीं डिस्कवर हो पाए थे उन्होंने उसके लिए जगह छोड़ दी, और जो एलिमेंट अनडिस्कवर्ड थे, गैपिंग जिनके लिए छूटी थी, उनकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी भी उन्होंने बता दी। अच्छा सोच के देखो, क्योंकि पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसके आधार पर जा रही है, एटॉमिक वेट, तो जाहिर सी बात है जो इसका एटॉमिक वेट होगा इसका तो उससे तो ज्यादा ही वाला एटॉमिक वेट होगा, तो यानी उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी यहां पर उन्होंने क्या कर दी थी, शो कर दी थी। ठीक है, ये सारी चीजें तो थी। अब जो नहीं था उसके लिए भी उन्होंने नाम दे दिया, नामकरण कर दिया। एल्युमिनियम के जो नहीं था नीचे उसका नाम एक्का एल्युमिनियम, और वो आज की डेट में गैलियम, और गैलियम की प्रॉपर्टी वो बता के चले गए थे। सिलिकॉन के नीचे क्या था, कोई नहीं था उस समय, तो उन्होंने उस समय उसका नाम क्या कर दिया, इक्का सिलिकॉन रख दिया। और आज की डेट में जो एक्का सिलिकॉन की जगह पर बैठा वो कौन, जर्मेनियम, और जर्मेनियम की प्रॉपर्टी उन्होंने ऑलरेडी पहले क्या कर दी थी, बता दी थी। ठीक, अच्छा ये सारे उनकी क्या थे, हिट पॉइंट थे, जो उनको क्या कर गए, पॉपुलर टू पॉपुलर बना के चले गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे उनके कुछ डिमेरिट्स की। डिमेरिट्स का मतलब जो उन्होंने, भाई जो लॉ बनाता जाके, जैसे मान लो कोई साइंटिस्ट है अपने नियम बनाता, अगर अपने नियम ही अगर वो तोड़ दे तो क्या होता है भाई, उसका लॉ क्या करता है, फिर लोगों की नजर में क्या होता है, काफी हाईलाइट हो जाता है कि आपने जो लॉ बनाया था उस लॉ पे आप ही नहीं चले। तो इन्होंने कुछ ऐसी ऐसी गलतियां करी थी। चलिए एक बार गलतियों को देखते हैं, उनकी डिमेरिट को। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए डिमेरिट की बात करते हैं। मेंडलीव साहब के इस लॉ में थोड़ी बहुत डिमेरिट आ गई थी, बट लेकिन थैंक्स टू हिम, उनका धन्यवाद भी करते हैं कि उन्होंने स्टडी ऑफ एलिमेंट के लिए इतना सब कुछ अच्छा डिजाइन किया। पहले डिमेरिट क्या आ गई, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। लिखिएगा ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। अभी बताते हैं कहां पर हुआ है डिसिमिलर एलिमेंट्स। जैसे अब अगर आप देखो, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सोडियम पोटेशियम और रुबिडियम, ये अपनी प्रॉपर्टी मैच करते, लेकिन इनके साथ उन्होंने कैल्शियम, कॉपर और किसको रख दिया, अर्जेंटम यानी कि सिल्वर, तांबे और कॉपर को उन्होंने क्या कर दिया, इनके साथ अरेंज कर दिया, जो कि डिसिमिलर प्रॉपर्टी है, कॉपर एंड एजी। तो इनको भाई ये है क्या, फर्स्ट ए में आपके ये है, फर्स्ट बी में आपके ये है, घर तो एक ही है, तो दोनों घरों को उन्होंने क्या किया, सेम ग्रुप में दिखा दिया। ठीक है, ये उनकी पहली क्या थी, डिमेरिट थी। दूसरी डिमेरिट क्या थी, दूसरी डिमेरिट थी सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। सेपरेशन का मतलब होता है अलग करना, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट, यानी जो सिमिलर एलिमेंट थे उन्होंने, मेंडलीव साहब ने उनको अलग कर दिया। जैसे आप किसको कहोगे, जैसे आप अगर एक जगह देखो, एक मिनट, जैसे ये आपका है एयू मतलब गोल्ड यानी ऑरम। ठीक है, ये ऑरम और ये प्लेटिनम, ये दोनों सिमिलर हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं। तो एक को इन्होंने पहले ग्रुप में रखा, एक को उन्होंने 8वें ग्रुप में रखा। तो आप एग्जांपल में क्या दे सकते हो, एयू एंड पीटी, ये आपके एग्जांपल क्या है, सेपरेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट। ठीक, इतना हो गया। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, तीसरा इनकी डिमेरिट है आइसोटोप्स की पोजीशन। आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स पोजीशन। आइसोटोप्स वो होते हैं, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, बट एटॉमिक मासेस या एटॉमिक वेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब जैसे आज की डेट में हमको पता है हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, 3 है, एक है 1H1 और एक है 1H2 और एक है 1H3। अब आप देखो तो इनके एटॉमिक नंबर सेम, बट लेकिन उस समय एटॉमिक नंबर से तो बात चल ही नहीं रही थी, उस समय एटॉमिक वेट के ऊपर बात चल रही थी। तो इसका एटॉमिक वेट 1, इसका 2, इसका 3। तो अगर यहाँ पर देखो तो हाइड्रोजन यहाँ पर 1 वाला होगा, यहाँ 2 वाला होगा, यहाँ कौन होगा, 3 वाला होगा। तो उन्होंने हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स को अलग अलग स्थान दे दिए, जो कि क्या कर गया, उनकी डिमेरिट हो गई, क्योंकि आइसोटोप का मतलब हाइड्रोजन की वो आइसोटोप है, तो उनको एक ही जगह देना चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन के आइसोटोप्स में भी उन्होंने क्या कर दिया, ये कमी कर दी। तो आप यहां पर डाल देना हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन H1,
हाइड्रोजन H2 और हाइड्रोजन H3, ठीक है, इतना डाल देना आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और एनॉमलस पेयर। एनॉमलस पेयर का मतलब क्या होता है? एनॉमलस पेयर का मतलब होता है अनजान पेयर। अनजान पेयर का मतलब किन्हीं भी दो लोगों को क्या कर दिया उन्होंने, थोड़ा एनॉमलस कर दिया, मतलब है थोड़ी सी सिमिलरिटी नहीं थी, ठीक है, बट लेकिन रख दिया। जैसे एग्जांपल में कोबाल्ट और निकेल, एग्जांपल डालना फिर मैं आपको समझाता हूं। कोबाल्ट और निकेल। अच्छा एक बात बताओ, मेंडलीव साहब की पीरियोडिक टेबल किसके आधार पर चल रही थी? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक। तो पता है अगर आप जाकर के सर्च करोगे तो एटॉमिक नंबर जो निकिल का है, जो निकिल का और जो कोबाल्ट का है, जो कोबाल्ट और निकिल का जो एटॉमिक नंबर है, अगला एनॉमलस पेयर देखना कोबाल्ट और निकिल। जैसे यहां रखे कोबाल्ट और निकिल। अच्छा मैंने पूछा था उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो किस आधार पे चली, तो आप कहोगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मासेस। तो इसका मतलब अगर वो एलिमेंट को अरेंज कर रहे थे फ्रॉम दिस, इस साइड से, यानी इस साइड से इस साइड चल रहे थे, तो इसका मतलब पहले वाले जो इधर आएगा उसका एटॉमिक मास कम और जो उसके पीछे आएगा उसका एटॉमिक मास ज्यादा, यही था ना। उन्होंने कोबाल्ट और निकिल को अरेंज के देखो कैसे किया। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना 58.93 और निकिल का एटॉमिक वेट कितना 58.69। इसका मतलब इनके एटॉमिक मास के आधार पर ये कोबाल्ट कहाँ होना चाहिए था? पीछे, और ये कहाँ होना चाहिए था? आगे होना चाहिए था। बट लेकिन उन्होंने अपनी इस प्रॉपर्टी को मैच कराने के चक्कर में क्या कर दिया, कोबाल्ट को पहले कर दिया और निकिल को कहाँ कर दिया? बाद में कर दिया। तो ये उनका क्या बन गया? एक एनॉमलस पेयर बन गया। एक और आप लिख सकते हैं टेल्यूरियम एंड आयोडीन, ई और आई, इसको भी ऐसा एग्जांपल में डाल सकते हैं। इसके साथ भी यही हुआ था, ठीक है। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, अगली बात लिख दूं, एक मिनट तो भी थोड़ा जगह खाली कर लूं। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन उस समय क्या हुई थी? डिक्लेयर नहीं हुई थी, अब आज भी डिक्लेयर नहीं है। यानी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या बात कही जाती है, हाइड्रोजन इस घर में भी होता है और हैलोजन वाले घर में भी होता है, इसलिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन को वो डिसाइड नहीं कर पाए थे कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, मेटल है या नॉन मेटल है। ये चीज तब भी नहीं सेट हो पाई थी, आज भी ये चीज क्या है हमारी उसमें चल रही है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, एक और बात आ गई, जो एक साइंटिस्ट थे, अच्छा उस समय भी नोबेल गैस की डिस्कवरी तो नहीं हुई थी, तो जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हो गई तब इनके इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ गया। तब इनके इसमें क्या आ गया? चेंजेस आ गया। तो एक लिख सकते हो आप इसको पॉइंट में, नोबेल गैस उस समय क्या थी? अनडिस्कवर्ड थी। नोबेल गैस क्या थी? अनडिस्कवर्ड थी। विलियम रैमसे साइंटिस्ट आए, तो जब नोबेल गैस की डिस्कवरी हुई तब इनकी पीरियोडिक टेबल में क्या आ गई? थोड़ी बहुत चेंजेस आ गई थी, ठीक है। और इसके लिए इनको कोई नोबेल प्राइज नहीं मिला था मेंडलीव साहब को। इनको नोबेल प्राइज के तौर पे, नोबेल प्राइज से भी कई गुना ज्यादा उनका एटॉमिक नंबर 101 वाला एक जो एलिमेंट है वो उन्हीं के नाम पर ही है। इसका मतलब जब जब ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे, केमिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, तब तब मेंडलीव साहब का नाम लिया जाएगा। ये उनके लिए उस नोबेल प्राइज से भी ज्यादा कहीं बड़ा इनाम साबित हुआ, ठीक है। तो आज की डेट में ये था। अब इसके बाद किस साइंटिस्ट का आगमन होगा, तो आपको पता है इसके बाद साइंटिस्ट आने वाले हेनरी मोजले। हेनरी मोजले क्या करेंगे? हेनरी मोजले का कॉन्सेप्ट क्या करेगा? पूरा पलट जाएगा। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हुआ, किस तरीके से हमारे डोबेरेनियर साहब आए, उन्होंने एटॉमिक मासेस के आधार पर एलिमेंट्स को ट्राइड में सेट किया। फिर उसके बाद कौन आ गए? हमारे न्यूलैंड साहब आ गए। न्यूलैंड साहब ने क्या किया? एलिमेंट्स को उन्होंने म्यूजिक के आधार पर सेट करने की कोशिश करी, फिर भी उनका कॉन्सेप्ट क्या रहा? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। फिर उसके बाद आ गए हमारे मेंडलीव साहब, उन्होंने भी क्या किया? अच्छा मेंडलीव साहब के बारे में बताओ। मेंडलीव साहब और एक और साइंटिस्ट है लोथर मेयर, दोनों लोगों के पीरियोडिक टेबल लगभग सेम चल रहे थे, सेम टाइम पे चल रहे थे, बट लेकिन इनकी प्रेजेंटेशन क्या हो गई थी? पहले हो गई थी लोथर मेयर साहब की, बाद में हो पाई। और चूंकि लोथर मेयर साहब का जो पीरियोडिक टेबल था वो इनकी तरह था भी नहीं, वो कर्व के ऊपर था, ठीक है। तो उनको एक्सप्लेन कर पाना या उसको आगे की ह्यूमन बीइंग के लिए पढ़ पाना बड़ा कठिन था, इसलिए उनके भी पीरियोडिक टेबल को एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर साइंटिस्ट आए हमारे मेंडलीव साहब। तो मेंडलीव साहब के पीरियोडिक टेबल में आपने सब कुछ देखा, सब कुछ जाना, सब कुछ महसूस किया, और इन्होंने भी अपनी पीरियोडिक टेबल को किस आधार पर बनाया? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के आधार पर बताया, और उसी के आधार पर उन्होंने पीरियोडिक फंक्शन के बारे में भी बताया, ठीक है। तो और फिर उसको उन्होंने क्या किया? अरेंज किया, 63 के 63 एलिमेंट को अरेंज कर दिया। एट अ फर्स्ट टाइम किसी ने ऐसा किया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर उसके बाद क्या हुआ?
नेक्स्ट हमारा हुआ कि उनकी मेरिट भी पता चल गई, डिमेरिट भी पता चल गई। ठीक है, अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आएंगे वो आएंगे हमारे कौन, हेनरी मोजले साहब। हेनरी मोजले साहब इस पीरियोडिक टेबल की क्या करेंगे, कायाकल्प करेंगे, और एटॉमिक मासेस के आधार पर नहीं बल्कि अब एटॉमिक नंबर के आधार पर बात होगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। ये सारे जो मैंने टॉपिक्स बनाए हैं, लिखे हैं, जो कि थोड़ा सा मेहनत लगती है, ठीक है, बट लेकिन उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जो छोटी मोटी मेरी गलतियां होंगी उनको माफ करिएगा, और उनको इंप्रूव करने के लिए मुझे जरूर सलाह दीजिएगा, ताकि इससे बेहतर मैं और कर पाऊं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।